Hello everyone, a beautiful good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स में खास पॉइंट क्या क्या हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। इंपॉर्टेंट डे के बाद हम बात करेंगे कि हमारी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, वो देखेंगे। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में है, जैसे कि PM कुसुम स्कीम, आपका जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेशन स्कीम होता है वो न्यूज़ में है। इसके अलावा हमें देखना है वो पहला कौन सा राज्य बन गया है जिसने कहा है कि हम अपने सारे फार्मर्स की जो क्रॉप्स है वो MSP पे प्रोक्योर करेंगे, मतलब MSP में खरीद लेंगे। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। कुछ नई पिकॉक सेंचुरीज है जिनके ऊपर डिस्कशन किया गया है, वो भी हम देखेंगे। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश में आखिरकार चल क्या रहा है, इतना प्रोटेस्ट क्यों है, क्यों यहाँ पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को भागकर भारत में आना पड़ा और अभी वो असाइलम देख रही है कि कहीं यूरोप में या किसी कंट्री में वो जाकर रहें। तो वो सारी कहानी भी हम देखेंगे। और हमेशा की तरह बहुत सारे MCQ हैं एंड एक आपका क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आई होप आज आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि मैम कौन सी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इतनी सारी स्कीम है। तो बेटा समझो इस बात को, गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में होती हैं, जैसे कि PM कुसुम स्कीम आज तो लॉन्च हुई नहीं है, 2019 में लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी न्यूज़ में है, ठीक है। तो ऐसी सारी स्कीम जो न्यूज़ में होती है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम अभी न्यूज़ में थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर फ्रेम होते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट स्कीम्स को यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है, आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आने वाला है जिसमें हम जुलाई 2024 के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को और जो भी रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये आज का आपका इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसके पहले मैंने जुलाई मंथ के 2024 के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस किए हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया हो, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में 100% आपको हेल्प करने वाला है। ओके, सो स्टार्ट कर ले। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे। सो आज 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 10th नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे जो कि 10th एडिशन है, इसको हम एवरी ईयर सिंस 2015 में पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था चेन्नई में बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये आपका 10th नंबर का एडिशन है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी थीम क्या है, हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। अब 7 अगस्त ही क्यों 7 अगस्त को हम हैंडलूम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 7 अगस्त को 1905 में 1905 में यहाँ पर हमने स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बात की थी कि बायकॉट करो, जो भी आपके फॉरेन गुड्स हैं, जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको बायकॉट करो और इंडियन प्रोडक्ट को एडॉप्ट करो। इसलिए यहाँ पे 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं, जिससे हम अपने हैंडलूम को, अपना जो हथकरघा उद्योग है उसको बेसिकली प्रमोट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि पहली बार नेशनल हैंडलूम डे को 7 अगस्त 2015 में सेलिब्रेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन चेन्नई। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2015 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे हमने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था, याद करो, इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे भी पहली बार 2015 में ही सेलिब्रेट किया गया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। चलिए यहाँ पर देखो, एक हैंडलूम एग्जीबिशन लगाया गया है जिसका नाम है विरासत, जहाँ पे हमारे जो भी हैंडलूम वर्कर्स हैं उन्होंने अपने अपने आर्ट्स को यहाँ पर शोकेस किया है और ये ओपन है पब्लिक के लिए, पब्लिक यहाँ पर आके प्रोडक्ट को परचेज कर सकती है। क्लियर है। तो यहाँ पे विरासत एग्जीबिशन लगाया गया है। चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में हैंडलूम हार्ट विरासत को ऑर्गेनाइज किया गया है। किसने ऑर्गेनाइज किया है? नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, जो कि काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, ग्रेट स्कीम। तो ग्रेट स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है, जिसमें जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो कि आपके एडवांसमेंट के लिए काम कर रही हैं, उनको अप टू 50 लाख रुपीज तक का लोन ग्रांट होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये आज आपका पहला
क्वेश्चन है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ग्रेट का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ग्रेट का फुल फॉर्म क्या है? और ग्रेट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ही एक स्कीम है। तो यहाँ पर जो विरासत एग्जीबिशन है ये आपका 16 अगस्त तक रन होना है। अब आज जो सेरेमनी होगी, ये जो पूरा सेलिब्रेशन होगा विज्ञान भवन में, आपका नई दिल्ली में जो सेलिब्रेशन होगा, इसके चीफ गेस्ट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और इस ओकेजन में वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से अवार्ड है? संत कबीर अवार्ड एंड नेशनल हैंडलूम अवार्ड। ठीक है, जो भी यहाँ पे वीवर्स है जो हैंडलूम से एसोसिएटेड है और उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है हैंडलूम सेक्टर में, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा एक कॉफी टेबल बुक को भी लॉन्च किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या है? परंपरा, सस्टेनेबिलिटी इन द हैंडलूम ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ये कॉफी टेबल बुक को भी आज रिलीज किया जाएगा बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डन इतनी चीजें? चलिए, तो ये तो हो गया आपका आज का इंपॉर्टेंट डे। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। तो पहली पर्सन न्यूज़ में है, देखो अगर आप पिछले साल का एसएससी का पेपर उठाकर देखोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा कि 2023 में किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे राष्ट्रपति को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है और आंसर क्या था? सूरीनाम। सूरीनाम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो राष्ट्रपति को दिया गया था लास्ट ईयर। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आने एग्जाम के किसी सेट में आपको मिल सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को फिजी की कैपिटल आपको सूबा देखने को मिलेगी। तो फिजी की कैपिटल सूबा में इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे कि भारत रत्न हमारा है, वैसे ही इनका ये है। और ये अवार्ड किसे दिया गया है रिसेंटली? तो आंसर हो जाएगा हमारी प्रेसिडेंट को दिया गया है। अब यहाँ पे हमारी जो प्रेसिडेंट है वो 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में 3 कंट्रीज को विजिट करेंगी। 3 कंट्रीज की यात्रा पे ये निकली हुई हैं। कौन कौन से हैं वो 3 नेशंस? तो फिजी है, फिजी के अलावा न्यूजीलैंड, एंड न्यूजीलैंड के अलावा आपको तिमोर लेस्ते देखने को मिलेगा। तो न्यूजीलैंड तो ऐसा है कि 2016 में हमारे उस समय के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी भी न्यूजीलैंड गए हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रपति न्यूजीलैंड नहीं गया, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम फिजी और तिमोर लेस्ते में भारत का कोई प्रेसिडेंट वहां पर पहुंच रहा है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन प्रेसिडेंट विजिट कर रहे हैं फिजी और तिमोर लेस्ते को, इसलिए एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। क्लियर है? तो प्रेसिडेंट मुर्मू को यहाँ पर चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, जो कि हाईएस्ट ऑनर है फिजी का, वो दिया गया है यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ फिजी के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशियन है, और पैसिफिक ओशियन में आपको ये दिख रहा है आइलैंड नेशन विच इज फिजी, जिसकी कैपिटल क्या है? सूबा है। और यहाँ पे फिजियन डॉलर करेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा प्रेसिडेंट मुर्मू ने यहाँ की पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया। रीजन क्या है एड्रेस करने का? क्योंकि 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इंडिया और फिजी के डिप्लोमेटिक रिलेशन के, क्योंकि इंडिया ने अपने कमीशन को स्टेब्लिश किया था फिजी में इन 1948। ठीक है, और यहाँ पर 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हमारे बायलैटरल, या कह सकते हो कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसके लिए। इसलिए पार्लियामेंट को भी एड्रेस करने का काम फिजी में किसने किया था? हमारी राष्ट्रपति ने किया था। यहाँ पे फिजी के प्रेसिडेंट कौन है? रातू बिलियम है, एंड प्राइम मिनिस्टर आपको सीताबनी रबुका देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डन। चलिए, अगली पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है विनेश फोगाट। आप लोग पेरिस ओलंपिक्स को लगातार मॉनिटर कर ही रहे होंगे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 100% श्योर हो गया है कि 50 केजी कैटेगरी में रेसलिंग में हमको सिल्वर मेडल या फिर गोल्ड मेडल 100% आज मिलने वाला है, क्योंकि फाइनल में पहुंच चुकी है विनेश फोगाट, और ये पहली इंडियन फीमेल रेसलर है जो कि फाइनल में पहुंची है ओलंपिक गेम्स के। विनेश फोगाट in the 50 kg category become the first Indian women wrestler to reach the final of the Olympic Games। ठीक है, और इनका जो फाइनल मुकाबला होगा वो अमेरिका की सारा हिल्डर ब्रेंट के साथ होगा फॉर गोल्ड मेडल। अगर जीतती है तो गोल्ड मेडल मिलेगा, नहीं तो सिल्वर मेडल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो गोल्ड या सिल्वर में से आज हमें कुछ एक नया मेडल मिलने वाला है पेरिस ओलंपिक में। अगर हम बात करते हैं विनेश फोगाट की जर्नी के बारे में, तो 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे और 2016 के रियो ओलंपिक्स में ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। ठीक है, डन। चलिए, अब एक बुक है जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, फिलहाल अभी तो लॉन्च नहीं हुई है, जिस बुक का नाम क्या है? साउथ एशियन माइग्रेशन।
ठीक है, बुक का टाइटल क्या है? साउथ एशियन माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, रेमिटेंस, रेजिलेंस एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, इस बुक को बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। और इस बुक के एडिटर कौन है? तो आप देख सकते हैं इस बुक के एडिटर एस इरुदाया राजन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि चेयरमैन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के। इस बुक में दिखाया गया है कि जो 4 कंट्रीज हैं और भारत के बीच में किस तरीके से माइग्रेशन हुआ है, क्या यहाँ पे क्लाइमेट एक रीजन है माइग्रेशन का, और कोविड-19 के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है यहाँ पे माइग्रेशन पे, तो वो सारी चीजें इस बुक में देखने को मिलेंगी। इसको बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अब बात करते हैं स्टेट न्यूज़ एंड नेशनल इवेंट्स पे। तो सबसे पहले आती है हरियाणा की बात। आपको पता ही है कि 2025 में या 2024 के एंड में आपको कई सारे स्टेट में असेंबली इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया। और जब भी असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो नए नए वादे किए जाते हैं, प्रोमिसेस किए जाते हैं, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम हरियाणा गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नायाब सिंह सैनी। इन्होंने ये जो कैंपेन चल रहा है अपकमिंग इलेक्शन के लिए, इसमें इन्होंने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है? चीफ मिनिस्टर अनाउंस दैट प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स इन द स्टेट एट MSP। जितनी भी क्रॉप यहाँ पे ग्रो होंगी हरियाणा स्टेट में, वो सारी की सारी क्रॉप MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योर करेगा हरियाणा गवर्नमेंट। एंड ये पहला स्टेट बन जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट जो सभी क्रॉप को MSP पे प्रोक्योर कर लेगा। तो हरियाणा फर्स्ट स्टेट टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर एट द MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अलावा क्या कहा गया है? इसके अलावा कहा गया है जो भी पेंडिंग पेमेंट बची है फार्मर्स की, जिनकी क्रॉप खराब हो गई थी बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, तो यहाँ पर 137 करोड़ रुपीस बहुत जल्दी रिलीज कर दिए जाएंगे फार्मर्स के अकाउंट में। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। अब हमें बात करनी चाहिए अबाउट द MSP। MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, ये वो मिनिमम प्राइस होता है जिसमें गवर्नमेंट फार्मर से प्रोक्योर करती है उनके क्रॉप्स को। मतलब MSP वो लिमिटेड या मिनिमम प्राइस है कि जिसके नीचे आपका प्राइस हो ही नहीं सकता। अगर किसी प्राइवेट प्लेयर को भी फार्मर से सामान को खरीदना है तो आपको MSP के अबव ही जाना पड़ेगा। ठीक है, MSP इज द गारंटीड अमाउंट पेड टू द फार्मर व्हेन द गवर्नमेंट बाय देयर प्रोड्यूस। ठीक, अब MSP कौन डिसाइड करता है? तो MSP इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो जो CACP है वो रिकमेंड करता है कि किस क्रॉप पे कितनी MSP होना चाहिए। वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे सजेशन देता है। कौन रिकमेंडेशन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इनके रिकमेंडेशन एडवाइजरी इन नेचर होते हैं, ना कि बाइंडिंग इन नेचर। मैंडेटरी नहीं है कि इनके जो भी इनका एडवाइस आया है वो माना जाए। ठीक है, CACP इज अटैच ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इसका एग्जिस्टेंस कब आया था? 1965 में इस ऑफिस को क्रिएट किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिलकर काम करता है। और उसके बाद क्या होता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसके बाद फाइनल डिसीजन या फाइनल अप्रूवल दिया जाता है कि कौन सा यहाँ पर किस फसल का कितना MSP डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। 1966-67 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। और ये पोर्टफोलियो फिलहाल किसके पास है? एक्स CM ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के पास। MSP का यहाँ पे जो रिकमेंडेशन आया था वो के झा कमेटी से के रिकमेंडेशन के बाद हमारी कंट्री में MSP आया है। और फादर ऑफ MSP डॉक्टर फ्रैंक W पार्कर को कहा जाता है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको PDF में मिल जाएंगी। आप PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, PDF कहाँ से डाउनलोड करोगे? सो PDF डाउनलोड करने का सिंपल सा तरीका है टेलीग्राम। ठीक है, आप सर्च कर लेना पूजा जैन CA 247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF इजीली मिल जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप इजीली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा ज्योग्राफी, स्टैटिक GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के पिछले 5 साल के PYQs अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। तो आप इन PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आप क्या करना, प्ले स्टोर पे जाना एंड प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिएगा पूजा जैन क्लासेस।
और जब आप पूजा जैन क्लासेस को सर्च करेंगे तो आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको जनवरी से लेकर जून मंथ तक की यहाँ पर मैगजीन भी अवेलेबल है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डन इतनी चीज़ें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ आपको दिख रहा है, एक चार्ट जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया है और इसको ट्वीट करके बताया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने कहा कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसी तरीके से अगर हम काम करते रहे तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे एनर्जी में, मतलब एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी और कंट्री पे हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा बाय द 2047। ठीक है, इसमें बेसिकली बताया है कि हमारा गैस उत्पादन या गैस का प्रोडक्शन कितना रहा है। तो आप देख सकते हैं 2020-21 में हमारा जो गैस का प्रोडक्शन था वो 28.7 बिलियन क्यूबिक मीटर या फिर आप कह सकते हो कि BCM रहा है। फिर 23-24 में 36.43 BCM, 45.3 BCM यहाँ पे टारगेट किया गया है फॉर 2026। तो वही बात यहाँ पे कही है। BCM का मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर होता है, एक यूनिट है जिसमें हम मेजर करते हैं नेचुरल गैस को। तो नेचुरल जो गैसेज हैं उनका प्रोडक्शन है, उनकी ट्रेडिंग है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन बन गया, BCM बिलियन क्यूबिक मीटर में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर प्रेज किया है, लोगों को इनकरेज किया है और भारत को भी इंफॉर्मेशन दी है कि हमारा जो गैस प्रोडक्शन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है और बहुत जल्दी हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे बाय द 2047। इसमें कहा है कि हमारा गैस प्रोडक्शन 2020-21 में 28.7 BCM था, ये इंक्रीज होकर 36.43 BCM हो गया है 23-24 में और हमारा जो टारगेट है वो 45.3 BCM है 2026 तक। तो ये जो टारगेट है ना, ये प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और गवर्नमेंट स्कीम पर डिस्कशन करने वाले हैं हम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। वो है पहली चीज हम ये देखते हैं, ये पर्टिकुलर स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग कह रहे थे कि हो सकता है इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि यहाँ पर ये स्कीम केवल मार्च 2025 तक ही वैलिड है, उसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंशन की कोई भी गुंजाइश नहीं है, मतलब नहीं किया जाएगा। The center has no plan to extend the Mahila Samman Saving Certificate scheme that was made available for 2 years beyond its March 2025 deadline, according to the official source. तो यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है। चलिए अब हम स्कीम के बारे में बात करते हैं, आखिरकार ये स्कीम है क्या? महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये स्कीम बजट में अनाउंस की गई थी, 2023 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। 2 सालों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, मतलब इसकी जो डेडलाइन है वो मार्च 2025 आपको डेडलाइन मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें। ये स्कीम बेसिकली फीमेल्स के लिए थी, किसी भी एज ग्रुप की गर्ल्स और वीमेंस जो हैं वो इसमें एनरोल कर सकती हैं। अगर माइनर है, अगर माइनर गर्ल है, मतलब जिसकी एज 18 साल से कम है, तो अपने गार्जियन की हेल्प से ये जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है इसमें एनरोल कर सकती हैं। अब इस स्कीम में क्या है, मिनिमम जैसे कि FD होती है ना, सिमिलर काइंड ऑफ स्कीम है, लेकिन पीरियड ऑफ 2 years के लिए है, जिसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है विच इज 7.5%। याद रखने का कि यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो फिक्स्ड है विच इज 7.5%। इसमें मिनिमम 1000 रुपीज से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक आप डिपॉजिट कर सकते हो फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, जिसमें आपको 7.5% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इट विल इनकरेज मोर वीमेन टू अडॉप्ट फॉर्मल फाइनेंशियल सेविंग इंस्ट्रूमेंट। तो एक तरीके से सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। अगर कोई भी फीमेल इसके अंदर इनरोल करती है तो उनको कोई भी एडिशनल टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल वीमेन यहाँ पर इसे ओपन कर सकती है एंड माइनर अकाउंट भी यहाँ पे ओपन किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गार्जियन। ठीक है, जैसे कि मैंने इंटरेस्ट के बारे में बात की, इंटरेस्ट आपका फिक्स्ड है, इट इज 7.5% एंड इंटरेस्ट शेल बी कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड क्रेडिट टू द अकाउंट। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड है, लॉक इन पीरियड जैसा कि मैंने कहा है 2 साल आपका लॉक इन पीरियड है। क्या प्री मैच्योर विड्रॉ ऑप्शन अवेलेबल है, क्या हम इससे पैसा निकाल सकते हैं? आंसर है यस। अगर 1 year कंप्लीट हो गया है तो आप अप टू 40% तक आप अमाउंट को निकाल सकते हो। अगर आपने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट किया है तो आप 40,000 रुपए तक यहाँ से निकाल सकते हो। However, the account holder can withdraw up to the 40% of the account balance
आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग डेट एट द पार्शियल विदड्रॉ। तो पार्शियल विदड्रॉ ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल वीमेन नंबर ऑफ अकाउंट्स या नंबर ऑफ स्कीम्स को इनरोल कर सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल फीमेल केवल एक ही महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर इनरोल होगी। फॉर एग्जांपल एक लेडी है जिसने एक अकाउंट ओपन किया है, तो 3 मंथ्स के बाद वो सेकेंड अकाउंट ओपन कर सकती है, फिर 3 मंथ्स के बाद अगेन वो आपका थर्ड अकाउंट ओपन कर सकती है। लेकिन कंडीशन सेम है, ये तीनों अकाउंट का जो बैलेंस होगा ना वो 2 लाख रुपीज से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं हो सकता। मतलब अल्टीमेटली जो मैक्सिमम साइज है वो आपका 2 लाख रुपए ही है, चाहे आप 10 अकाउंट क्यों ना खुलवा लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो ये हो गई आपकी स्कीम, इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गवर्नमेंट डिक्लेयर आदिचुंचनगिरी इन कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। याद कीजिए, अभी मैंने मांड्या डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था आपको। क्या बताया था मैंने? यहाँ पर आपको 1600 टन लिथियम डिपॉजिट मिला है। याद आया? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसके बारे में बात की थी, मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के बारे में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ये जो आपका एरिया है जिसका नाम क्या है, आदिचुंचनगिरी को पिकॉक सेंचुरी डिक्लेयर किया है। सिमिलर केरला में चूलअन्नूर को पिकॉक सेंचुरी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। अब हुआ क्या था देखिएगा, दिल्ली में एक पिकॉक की डेथ हो गई थी। यहाँ पे पिकॉक की डेथ हो गई थी दिल्ली में। तो लोकसभा में रिटर्न रिप्लाई में आंसर किया गया कि पिकॉक की जो डेथ हुई थी वो हीट स्ट्रोक के कारण हुई थी, ना कि यहाँ पर एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण पिकॉक की डेथ हुई थी। और इन्होंने फिर बताया कि हम इनके ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन के लिए भी सेंटर सेटअप कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे 2 सेंचुरी या फिर कह सकते हो पिकॉक सेंचुरी को भी स्टैब्लिश किया है, सेटअप किया है। तो ये सब लोकसभा रिप्लाई में आया है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव सेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड आदिचुंचनगिरी इन कर्नाटका एंड चूलअन्नूर इन केरला एज अ पिकॉक सेंचुरी। तो ये 2 पिकॉक सेंचुरी या मयूर अभ्यारण्य आपको देखने को मिल जाएंगे कर्नाटका एंड केरला में। चलिए अब पीएम कुसुम स्कीम न्यूज में है, क्योंकि अगेन लोकसभा में कुछ बातें हो रही हैं तो इसलिए न्यूज में हो गया है। क्या बातें हो रही हैं? इसमें बताया गया है कि 30 जून 2024 तक, 30 जून 2024 तक पीएम कुसुम के अंदर जो एनरोलमेंट हुआ है या जिन फार्मर्स को बेनिफिट मिला है उनकी काउंटिंग 4,11,222 है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ फार्मर बेनिफिटेड इन द कंट्री थ्रू द पीएम कुसुम स्कीम एज ऑन 30 जून 2024 इज 4,11,222। ठीक है, इसलिए आपको ये न्यूज में मिल जाएगा क्योंकि ये अभी रिसेंटली लोकसभा में डिस्कस किया गया। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पीएम कुसुम स्कीम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब लॉन्च किया गया एंड नोडल मिनिस्ट्री क्या है। ठीक है, सो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये नाम अक्सर लोग भूल जाते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा सा नाम है, लेकिन याद रखना है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, जिसे हम पीएम कुसुम कहते हैं, इसको 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आपको देखने को मिल जाएगी। ये इसकी मिनिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? यहाँ पे किसानों को की इनकम को इंक्रीज करना पहला पर्पस ये है। दूसरी बात, यहाँ पे इरिगेशन के लिए सोलर पंप्स इंस्टॉल करना, इरिगेशन के लिए सोलर पंप्स इंस्टॉल करना, जिससे ग्रिड पर जो बर्डन है उसको आप रिड्यूस कर सको। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा टारगेट है ही कि हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय द 2030। तो उसी डायरेक्शन में ये स्कीम भी काम करती है। बात समझ में आई? तो सोलर पंप यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं। द स्कीम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। कौन कौन से 3 कंपोनेंट है? तो पहला कंपोनेंट है कि 10,000 मेगावाट हम सोलर कैपेसिटी जनरेट करेंगे। जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स की ज़मीन पर 2 मेगावाट के छोटे छोटे से सोलर प्लांट्स हम इंस्टॉल करेंगे और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका इस्तेमाल हम सोलर पंप में करेंगे। तो इससे हमारा जो टोटल हमारा टारगेट है वो 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर कैपेसिटी जनरेट करने का है। पहला कंपोनेंट ये है। सेकेंड कंपोनेंट है इंस्टॉलेशन ऑफ 20 lakhs स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स।
ठीक है, 20 लाख हमें यहाँ पे सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप इंस्टॉल करने हैं। और यहाँ पर तीसरा कंपोनेंट है सोलराइजेशन ऑफ 15 lakhs ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप। जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप है उनको सोलर एनर्जी के साथ इंटीग्रेट करना है, कितने, 15 लाख। अब यहाँ पे ये जो स्कीम है इसकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, तो 31 मार्च 2026 तक इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, डन। नेक्स्ट, अब एक ट्राइब न्यूज में है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है थैदू ट्राइब या थैदू पीपल। ये रिसेंटली न्यूज में है। क्यों है न्यूज में, पहले वो देख लेते हैं, फिर इस ट्राइब के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, अ सेक्शन ऑफ Tedu tribe represented by the Manipur based Tedu Student Association has formed a global platform to look into critical issue facing the community particularly in Manipur। तो यहाँ पर ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इनका एक स्टूडेंट एसोसिएशन ग्रुप है जिसका नाम है तेदू स्टूडेंट एसोसिएशन, और इन्होंने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया है। ये बताने के लिए कि जो मणिपुर में तेदू ट्राइब रहती है उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनकी क्रिटिकल इश्यूज है, उसके लिए इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म को रेडी किया गया है। इसलिए आपको ये ट्राइब न्यूज में देखने को मिलेगी। तो जनरली ये ट्राइब आपको इम्फाल वैली में देखने को मिलती है, मतलब मणिपुर के अलावा आपको ये ट्राइब असम, नागालैंड और मिजोरम के भी कुछ पार्ट्स में देखने को मिल जाती है। तेदू ट्राइब सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन इन द मणिपुर, क्योंकि सबसे बड़ी जो ट्राइब मणिपुर में आपको देखने को मिलती है एज पर द 2011 सेंसस, वो कौन सी ट्राइब है, आंसर हो जाएगा मेतेई ट्राइब। मेतेई ट्राइब भी आपको मणिपुर में देखने को मिल जाएगी। और एक और ट्राइब हो गई अब जिसका नाम है तादू ट्राइब या तेदू ट्राइब, ये भी आपको मणिपुर की सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब देखने को मिलेगी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है, इसका नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के बारे में। सो RIL टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी ऑन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। यू कैन सी यहाँ पे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट को पब्लिश किया है जिसमें पूरे वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज को लिस्ट किया जाता है। ठीक है, इस टॉप 500 लिस्ट में इंडिया की 9 कंपनीज इंक्लूड की गई हैं। लास्ट ईयर मतलब 2023 में 8 कंपनीज इंक्लूड की गई थी, लेकिन अभी जो 2024 का एडिशन आया है इसमें आपको टोटल 9 इंडियन कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। पहली बार यहाँ पर HDFC बैंक को इंक्लूड किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम HDFC बैंक को इस लिस्ट में फीचर किया गया है। क्लियर है। नाउ बात करते हैं इंडिया की टॉप रैंक्ड कंपनी के बारे में जिसका नाम है मुकेश अंबानीज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये इंडिया की टॉप रैंक कंपनी है अकॉर्डिंग टू द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, और इसकी रैंकिंग इंक्रीज हुई है। जो लास्ट एडिशन था मतलब 2023 में RIL की पोजीशन 88 थी, और अब यहाँ पे जो 2024 का एडिशन आया है इसमें RIL की पोजीशन कितनी है, 86 पोजीशन ग्लोबली आपको मिल जाएगी। तो 86 पोजीशन पे आपको रिलायंस इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। जैसे कि मैंने मेंशन किया HDFC बैंक को पहली बार इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नाउ बात करते हैं बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू, यहाँ पे कंपनीज की लिस्टिंग की जाती है या कंपनीज की रैंकिंग की जाती है। ठीक है, द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट वॉज रिलीज्ड बाय द ग्लोबल मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी फॉर्च्यून। अब टॉप पे कंपनी कौन सी है तो आप देखेंगे अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट जो कंपनी है वो 11th कॉन्जिक्यूटिव ईयर लगातार 11वीं बार आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मोस्ट प्रॉफिटेबल ग्लोबल कंपनी कौन सी है तो सऊदी अरेबियन कंपनी है जिसका नाम है एरेमको। ठीक है, आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो लिस्ट भी अवेलेबल है। टॉप 3 कंपनीज पूरे वर्ल्ड में वॉलमार्ट, अमेजॉन और स्टेट ग्रिड है। अगर इंडियन कंपनीज की बात करते हैं तो आपको ये 9 कंपनीज देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है जिसकी पोजीशन 86 है। ठीक है, फिर LIC 95 पोजीशन पे है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, SBI, ONGC, BPCL, टाटा मोटर, HDFC बैंक और राजेश एक्सपोर्ट। ये कुछ कंपनीज हैं जो टॉप 500 में आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी की सभी इंडियन कंपनीज हैं। ओके है जी, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे नागालैंड से। तो नागालैंड गवर्नमेंट एंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस साइन एमओयू ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन। ये पहला स्टेट बन गया है जिसने इस तरीके के डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट किया है अपने स्टेट में। सिंपल सी बात है, कोई डिजास्टर हो जाता है, मे बी लैंडस्लाइड हो सकती है, साइक्लोन हो सकता है, फ्लड में आपकी बिल्डिंग गिर सकती है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी बिल्डिंग्स हैं, तो उसके कारण आपको इकोनॉमी लॉसेज हो सकते हैं, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। ये इस स्कीम का बेसिक एजेंडा आपको देखने को मिलेगा। तो नागालैंड गवर्नमेंट एंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस साइन एन एमओयू फॉर डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन, जिसको शॉर्ट में DRTPS कहा गया है। और यहाँ पे नागालैंड हमारे देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने इंप्लीमेंट किया है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सोल्यूशन। ठीक है। It aimed to establish an effective and efficient disaster risk management system in all districts of the Nagaland। ठीक, ये जो DRTPS है ये यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट मतलब प्रोटेक्ट करेगा आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे डिजास्टर के समय आपको इकोनॉमी लॉसेस ना हो। The insurance cover the entire Nagaland and the government will pay the insurance premium if a disaster happen and the insurer will come to the rescue for the 3 years from 2024 to 2027। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द अस्त्र मिसाइल। रिसेंटली न्यूज में है और अस्त्र मिसाइल आपकी एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिलेगी। So Indian Air Force has given clearance to the DRDO। रिसेंटली इंडियन एयर फोर्स ने अप्रूवल दे दिया है किसको? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को एंड BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड को टू प्रोड्यूस 200 अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल। और इसका इस्तेमाल सुखोई 30 और हमारा जो तेजस फाइटर जेट है उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 200 अस्त्र मिसाइल के ऑर्डर दे दिए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा DRDO को और BDL को। ये जो अस्त्र मिसाइल है इट इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डिजाइन टू बी माउंटेड ऑन द फाइटर एयरक्राफ्ट। इसको डिजाइन किसने किया है? तो DRDO ने इसको डेवलप किया है। और मैन्युफैक्चर किसने किया है? तो BDL ने इसको मैन्युफैक्चर किया है फॉर इंडियन एयर फोर्स। अगर हम इसकी रेंज के बारे में बात करें तो 80 to 110 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। और स्पीड के बारे में बात करें तो 4.5 से लेकर 5 मैक आपको अस्त्र मिसाइल की स्पीड देखने को मिल जाएगी। ठीक है। डिफेंस की नेक्स्ट न्यूज़ पे हम बात कर लेते हैं अबाउट द INS शिवालिक। कुछ समय पहले हम लोगों ने रिमपैक एक्सरसाइज के बारे में बात की थी। रिमपैक का मतलब है रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज को USA कंडक्ट कराता है और ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब भारत के अलावा कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और INS शिवालिक ने भी भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। कहाँ पर हुई थी एक्सरसाइज? आंसर हो जाएगा हवाई आइलैंड में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और इसमें INS शिवालिक जो इंडियन नेवी का INS शिवालिक है उसको नेवल गन फायर सपोर्ट कॉम्पिटिशन अवार्ड इन्होंने जीता है। ठीक है। तो INS शिवालिक ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट हैज इमर्ज विक्टोरियस इन द नेवल गन फायर सपोर्ट कॉम्पिटिशन एट द रिमपैक एक्सरसाइज जो कि हवाई में हुई थी, जिसमें आपको 25 पार्टनर नेशन देखने को मिल जाएंगे। ये 29th नंबर का एडिशन था रिमपैक एक्सरसाइज का, तो याद रखेंगे 29th नंबर का एडिशन था। 27 जून से लेकर 1 अगस्त के बीच में हवाई आइलैंड में आपको ये देखने को मिला। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि USA इसको कंडक्ट करता है। एक्चुअली एक्सरसाइज की स्टार्टिंग 1971 में हुई थी। 1971 में जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो ये आपकी एनुअल एक्सरसाइज थी, लेकिन 1974 से इसको बाई एनुअल एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दिया गया। इंडिया रिमपैक एक्सरसाइज में 2014 से पार्टिसिपेट कर रहा है और पहली बार INS सह्याद्री के साथ हमने पार्टिसिपेट किया था और इस साल हमने INS शिवालिक के साथ पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द थीम। तो पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। सो बांग्लादेश अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने भी रेजिग्नेशन कर दिया। और मैं आपको बता दूं शेख हसीना 5 टाइम से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगी और उसके बाद ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर से आपको हिंडन एयरबेस में आ गई। ठीक है। मतलब इंडिया में अभी फिलहाल है और हो सकता है वापस ये यूरोप जाएं और यूरोप में असाइलम देखें। ठीक है। क्यों यहाँ पे ऐसा किया गया, तख्ता पलट क्यों कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ठीक है। अब मिलिट्री के जो लीडर हैं उनका नाम है आर्मी चीफ जनरल बाकेर उज जमान और इनके हाथ में कंट्रोल आ गई और बहुत जल्दी एक इंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। अब एक्चुअली हुआ क्या था,
हुआ ये है कि जो 1971 का वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान का वॉर, और उसमें क्या हुआ था, लिबरेशन हुआ था, मतलब बांग्लादेश एक नया देश बना था जिसको पहले हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो 1971 के वॉर में बहुत सारे जो फाइटर्स थे या बहुत सारे आपके जो वॉरियर्स थे जिन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो ऐसे लोगों को और उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब में। तो स्टूडेंट का ये कहना था कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यूसली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है, इसको स्टॉप कर दो, इसकी ये डिमांड थी। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉप नहीं किया गया था, स्टॉप कर दिया गया था बाय द शेख हसीना। ठीक है, तो आप देखेंगे द स्टूडेंट हैड ओरिजिनली डिमांडेड द रिमूवल ऑफ कोटा सिस्टम दैट रिजर्व 30% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब फॉर द फैमिलीज ऑफ द पीपल हु फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971। तो उसके बाद इस कोटा सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था 2018 में। और फिर ये मामला कहाँ चला गया, हाई कोर्ट में चला गया। तो हाई कोर्ट में जो लोगों को रिजर्वेशन मिलता था वो लोग हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारे पेरेंट्स ने या हमने पार्टिसिपेट किया था 1971 के वॉर में, हमको रिजर्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने वापस से परमिशन दे दी कि हाँ, वापस से रिजर्वेशन को इम्पोज किया जाएगा 30% रिजर्वेशन। उसके बाद ये मामला कहाँ चला गया था, सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया कि हम ये जो कोटा सिस्टम है इसको पॉज करते हैं, अभी कुछ समय के लिए स्टॉप करते हैं, मतलब रोक देते हैं। लेकिन यहाँ पर डिमांड है कि आप परमानेंट सोल्यूशन निकालो ना, आज आपने इसको पॉज किया है, कल को आप वापस से एक्टिवेट कर सकते हो। हमें चाहिए ही नहीं रिजर्वेशन, हम नहीं चाहते कि 30% रिजर्वेशन वहां पर दिया जाए। तो यहाँ पर एक परमानेंट सोल्यूशन की बात की जा रही है, जिसके कारण ये एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट से स्टार्ट होके पूरी जनता में वो फैल गया। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि क्या क्या चीजें हो रही है। जो शेख मुजीबुर रहमान है, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया है और बांग्लादेश को आजाद कराया है, उनके जो स्टैच्यूज थे उनको वहां पे तोड़ा जाने लगा और काफी सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगी। पार्लियामेंट में अटैक कर दिया, शेख हसीना और उनके सिस्टर के घर पे अटैक कर दिया। तो ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, तो इन 1972 शेख मुजीबुर रहमान उस समय के जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, उन्होंने इस कोटा सिस्टम को क्रिएट किया था। जो भी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने यहाँ पे लिबरेशन में पार्टिसिपेट किया था, उनके परिवार वालों को 30% जॉब में रिजर्वेशन की शुरुआत की गई थी। लेकिन 2018 का मामला मैंने आपको बता दिया है कि क्या हुआ था। पहले स्टॉप किया गया शेख हसीना के द्वारा, फिर हाई कोर्ट ने कहा कि वापस उसको रिवाइज कीजिए और वापस से फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंच गया था, जैसा कि हमने डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन के बारे में ही डिस्कशन किया जा रहा है। चलिए शेख हसीना जी के बारे में बात करते हैं। तो शेख हसीना लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये 5 बार से प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आप देखोगे तो 5 बार से ये प्राइम मिनिस्टर है सिंस 2009। ठीक है, किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, आवामी लीग पार्टी से बिलोंग करती हैं। और आवामी लीग पार्टी का फॉर्मेशन उनके ही फादर शेख मुजीबुर रहमान ने किया था 1981 में। ठीक है, कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ओके है जी। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन फॉर द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन द चंडीगढ़। तो किसने लॉन्च किया है, तो अमित शाह जी के द्वारा ये नई एप्लीकेशंस को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अगस्त 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज ऑर्गेनाइजिंग अ फोर्टनाइट लॉन्ग एग्जीबिशन, जिसका नाम क्या है, टू सेलिब्रेट द 10th नेशनल हैंडलूम डे। तो 10th नंबर का जो नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट हो रहा है, इसके लिए एक हैंडलूम हाट लगाया गया है। उसका नाम क्या है, आंसर है विरासत। ऑप्शन डी विरासत इज द राइट आंसर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। तो 3rd टाइम, तीसरी बार यहाँ पर अपॉइंट कौन हुई है, जैनेट यंग हुई है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट्स हैव बीन डिपिक्टेड इन द कॉमेमोरेटिव स्टैम्प इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द 33rd पेरिस ओलंपिक। तो यहाँ पे 33rd पेरिस ओलंपिक्स में हमने यहाँ पे कुछ पोस्टल स्टैम्प्स को इशू किया है। तो इनमें कौन कौन से गेम्स को डिपिक्ट किया गया है, मतलब जिसकी पिक्चर यहाँ पर स्टैम्प में है। तो जेवलिन थ्रो है, बिल्कुल है। टेबल टेनिस है, हाँ है। सेलिंग है, हाँ है। शूटिंग है, नहीं है। आर्चरी है, नहीं है। फील्ड हॉकी है, हाँ है। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है और आपका लास्ट वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। Who has won the gold medal in the men's single title, टेनिस टाइटल एट द 2024 पेरिस ओलंपिक। तो कल हमने बात की थी, सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, और उन्होंने यहाँ पे मेंस सिंगल टेनिस टाइटल में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
Who will be the India's flag bearer at the Paris 2024 Olympics closing ceremony? So closing ceremony में flag bearer कौन होंगी? मनु भाकर होंगी. ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है. President Draupadi Murmu was recently awarded the highest civilian honor of which country? So answer is Fiji. What is the total number of farmer benefited from the PM Kusum Yojana till the June 2024? तो कितने फार्मर्स को प्रॉफिट हुआ है या बेनिफिट हुआ है? तो 4,11,222. ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है. Who has been appointed as the league ambassador of the SA20 लीग? तो साउथ अफ्रीका लीग के बारे में बात हो रही है. तो साउथ अफ्रीका की जो लीग है 20 लीग, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दिनेश कार्तिक को बनाया गया है. दिनेश कार्तिक. इसके पहले मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ डिस्कशन किया था, शिखर धवन को मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था. नेक्स्ट है, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिजनेस समिट. तो पहली बार इंडिया विम्सटेक बिजनेस समिट को होस्ट कर रहा है. किस शहर में? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में कर रहा है. यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है विम्सटेक के बारे में, आप इसको पढ़ सकते हो. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Dr. Yamini Krishnamurthy, who recently passed away, was awarded the Padma Vibhushan in which year? तो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में कल हमने डिस्कशन किया था. ठीक है, इन्हें ये क्लासिकल डांसर रही हैं, इन्हें कब पद्म विभूषण दिया गया है? आंसर हो जाएगा 2016 में. तो पद्म विभूषण पूछ लिया गया, तो पद्म भूषण भी पूछा जा सकता है, पद्मश्री भी पूछा जा सकता है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको मिला है. तो ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है. अस्त्र मार्क 1 मिसाइल रिसेंटली न्यूज में है. ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज VVR आपको मिसाइल देखने को मिल जाएगी. ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, ग्लायोब्लास्टोमा रिसेंटली न्यूज में है. ये है क्या? बेसिकली एक प्रकार का ट्यूमर है जो कि ब्रेन में हो जाता है. एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपका ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कैंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके सेल्स के म्यूटेशन के कारण या अनयूजुअल जो सेल्स की ग्रोथ हो जाती है उसके कारण ये आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. Which state recently became the first in India to buy all crops from farmer at MSP? So answer is Haryana. Option A बिल्कुल correct है. And this is your question of the day. Who is the author of book titled Breaking Rocks and Barriers? इस बुक की ऑथर कौन है या कौन से पर्सन है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बस सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. तो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे. एंड पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड टाटा, बाय बाय.